बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस चार्ट की मदद से मैं आपको ओवरी में बनने वाले फॉलिकल्स, जैसे अक्सर बच्चियां कहती हैं कि मैम हमारे फॉलिकल्स का साइज़ बहुत छोटा है, हमारा पीरियड साइकिल जो है वो लंबा है, यानी कि 30 से 35 दिन का है। मैम हमारी तारीख से तारीख का साइकिल है, यानी कि अगर पहली तारीख को आया तो अगला साइकिल भी पहली तारीख को आता है। एग मैच्योर नहीं बनते। या फिर वो बच्चियां जो मेडिसिन लेती हैं और जिन्हें पीरियड्स मेडिसिन से आते हैं, या वो बच्चियां जिन्हें 2-2 महीने बाद पीरियड्स आते हैं और उनकी ओवरी के अंदर क्या फंक्शन चल रहा होता है, उनके कौन से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो फ़ाल होते हैं, जो एक्टिव होते हैं, तो हर महीने आपको ये पीरियड साइकिल अपने टाइम पे आता है। अगर ये फ़ाल नहीं होते हैं तो इनके अंदर कोई ना कोई इशू होता है, या कोई ज़्यादा या कम होता है, तो फिर आपको पीरियड साइकिल आगे पीछे होता है। पास बच्चियों को ये पीरियड साइकिल बहुत जल्दी आ जाता है, यानी कि 20 से 25 दिन में। यानी कि अभी अगर मुझे पहली तारीख को पीरियड्स आया तो फ़ौरन 20 दिन में, 18 दिन में दोबारा से नए पीरियड्स स्टार्ट हो गए। ये भी पीरियड जो है वो आपके बीमारी में शुमार होगा, क्योंकि ना ही इससे आपका ओवुलेशन हुआ और ना ही इससे जो है आपने कंसीव किया, बल्कि आपकी लाइनिंग थिक होने की वजह से जल्दी श्रेड हो गई और आपको पीरियड्स स्टार्ट हो गया। इसमें बहुत से ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिनकी मदद से कुदरत ने ये पूरा एक साइकिल रखा होता है, जिससे हर महीने हर बच्ची को गुजरना होता है। पीरियड्स आपके दिमाग से ही कंट्रोल होता है। ये नहीं कि आपकी ओवरी के अंदर से एग रिलीज़ खुद ही होगा और ख़ुद ही वो ट्यूब में जाएगा और ख़ुद जो है उसकी लाइनिंग बनेगी और ख़ुद से पीरियड्स आएगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह ने, कुदरत ने ये निज़ाम अपने हाथ में रखा है और माँ के पेट से ही अल्लाह ताला ने हर फीमेल को ये फॉलिकल्स दिए होते हैं, जो उसकी नानी, दादी, खाला, फुप्पो और उनकी ताया की और चाचा की बहनें और उनकी हम उम्र बहनें जो उनकी माँओं से हैं, उनके जिस्म के अंदर जितने भी फीमेल्स होती हैं, उनके जिस्म में जितने ही ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ये फॉलिकल्स काम करते हैं और हर महीने आपको मंथली पीरियड साइकिल आता है। ये पीरियड साइकिल अपने टाइम पे ही आता है और टाइम से ही बंद होता है। हाँ, इसका दौरानिया आपके खाने पीने से, आपके लाइफ स्टाइल से, फ़्लो आप कहती हैं कि मैम मेरा फ़्लो एक ही दिन का था, एक दिन के बाद मैंने सर धो लिया, नहा लिया, तो सिर्फ़ नहाना ही मकसद नहीं है। आपको अगर 4 दिन पीरियड्स आएँ तो आपने नहा लिया, और इसके बाद आपको या आपकी कोई भी ऐसे जान पहचान वाली बच्ची जिसने जल्दी सर धोकर, जल्दी नहाकर अपने हस्बैंड के करीब जाकर बच्चा प्लान किया, तो मेरा सवाल है, क्या उसको बच्चा हुआ? क्या उसको हमल ठहरा? बिल्कुल नहीं ठहरेगा। ये चार्ट दिखाने का मकसद ही आपको सच्चाई से आगाही देना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपको वो बातें समझाऊँ जो शायद ही आप फ़ीस देकर भी डॉक्टर के पास जाकर नहीं ले सकती हैं। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम कुछ हार्मोन्स के ज़िम्मे दिया होता है, जिसमें आपका सबसे बड़ा हार्मोन्स होता है एफएसएच। सबसे पहले आपके दिमाग में जो ग्लैंड्स होते हैं जीएनआरएच, ये ग्लैंड हुक्म देता है एफएसएच को। एफएसएच चूँकि बड़ा हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स एलएच की मदद के साथ ओवरी में पहुंच जाता है और ओवरी के अंदर जर्म सेल्स और स्ट्रोमा के अंदर जो पहले से पड़े हुए फॉलिकल्स होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ये फॉलिकल 4 या 5 फॉलिकल्स जो हैं उनकी ग्रोथ होती है और उसके बाद जो है इसमें कोई एक फॉलिकल मैच्योर होता है और उसके बाद ये ओवुलेशन होता है, और ओवुलेशन के लिए एलएच हार्मोन्स जो एफएसएच के साथ डे 1 से ही रिलीज़ होकर आपकी ओवरी में पहुंच गया था, वो एलएच हार्मोन्स जो है वो आपके डे 12, 13 या 14 में आपकी ओवरी में से एक अंडा जो है वो रिलीज़ करता है, उसे बाहर निकालने में मदद करता है ताकि आपको
बेबी कंसीव हो, आपको हमल हो, और अगर आपको हमल नहीं होता, आप कुंवारी बच्ची हैं, तो आपको मंथली पीरियड साइकिल अपने टाइम पे आए। बाकी अंडे जितने भी होते हैं वो ओवरी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ये एक कुदरती नेचुरली अमल होता है। इसके लिए ना दवा की ज़रूरत होती है, ना डॉक्टर की ज़रूरत होती है, ना ही कोई चीज़ आपको खाना है, ना ही पीना है कि ये अंडे बनेंगे, इसके अंडों की ग्रोथ होगी, अंडे छोटे बनते हैं या बड़े बनते हैं। ये कुदरती चीज़ें होती हैं जो आपका दिमाग कंट्रोल करता है। दिमाग को बेहतर करने के लिए अल्लाह ताला ने हर बच्ची और हर मर्द को और औरत को हुक्म दिया है। इंसानों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि वो सजदा करें। सजदा करने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करें, और जो ग्लैंड्स, जो हार्मोन्स आपके दिमाग में हैं, उन तक बराबर खून पहुंच सके। खून पहुंचेगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। एक जगह जहां आपके बॉडी का सबसे बुलंद तरीन पार्ट होता है सर, वहां ब्लड पहुंचाने के लिए अल्लाह ने सजदे को इंसानों के लिए फ़र्ज़ कर दिया कि तुम सजदा करो। सजदा जितना इंसान करता है इतना ही ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में पहुंचता है और हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। इससे आपकी नींद अच्छी होती है, आपका गुस्सा, आपका स्ट्रेस जो है वो रिलीज़ होता है, आपको नींद अच्छी आती है, आपको भूख सही लगती है, आपको प्यास सही लगती है, और आपको जो भी प्रॉब्लम होता है इसी नमाज के ज़रिए से हल हो जाता है। हाँ, बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं जो नमाज अदा नहीं करती, वक्त की पाबंदी नहीं करती हैं और बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ी रहती हैं। तो वो अपने लाइफ स्टाइल को देखें, अपने खाने पीने को देखें, हम क्या खा रहे हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिसके इस्तेमाल करने से जो है हमें इतनी ज़्यादा सुस्ती हो रही है। सुस्ती वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा मीट है। जो हम चिकन यूज़ करते हैं उसे इंजेक्शन लगते हैं हार्मोन्स के। वो मुर्गी जो महीने बाद बड़ी होनी है वो 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते में बड़ी हो जाती है और हमारे पेट में चली जाती है, जिसकी वजह से उसके गोश्त के अंदर मौजूद हार्मोन्स हमारे जिस्म में फ़ाल हो जाते हैं और इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। बहुत सी बच्चियों को ओबेसिटी का इशू होता है, बहुत सी बच्चियों के चेहरे पे बाल निकलते हैं, बहुत सी बच्चियों को जो है सुस्ती होती है, बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है, अजीब से पीरियड्स मिस हो जाते हैं, तो अजीब सा रवैया, अजीब सा गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन खुद से होना शुरू हो जाता है। ये सब उस दवाई का असर होता है जो मुर्गी के गोश्त में आपको मिलता है। फिर हमारा फर्टिलाइज़र जो हमारी सब्जियां हैं वो भी जो उनको खाद दिया जाता है उसकी मदद से भी जो हमारे बॉडी के अंदर जो निज़ाम है, देखें बीमारियां पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी लेकिन अब इतनी बीमारियां हो गई हैं कि इसे कंट्रोल करने के लिए जो भी दवा देते हैं वो पूरी ज़िंदगी खानी पड़ती है। कोई दवा, कोई चीज़, मेरा आपसे दूसरा सवाल है, क्या आज तक कोई डॉक्टर जिसने आपको मेडिसिन लिख कर दी है ब्लड प्रेशर की, थायराइड की, शुगर की, या कोई भी मेडिसिन आपको दी है, मंथली आप उसको खा रहे हैं, क्या उससे कोई ठीक हुआ है? नहीं हुआ ठीक। इसीलिए ठीक नहीं हुआ है, वो सारी ज़िंदगी आपको खानी है। जैसे ही आप छोड़ोगे आपको उसका साइड इफ़ेक्ट होगा। तो दवा तो वो होनी चाहिए ना कि जिसके इस्तेमाल करने से आप ठीक हो जाओ और दोबारा आपको वो बीमारी नहीं हो। क्या मैं ठीक कह रही हूँ? दवा वही होनी चाहिए जिसके इस्तेमाल करने से मरीज़, पेशेंट ठीक हो जाए। और वो दवा जो मुसलसल आप खा रहे हो और उसके ऊपर मज़ीद एडिशन हो जाता है कि अब ये महीने अगर ये सही नहीं हुआ बीमारी तो मज़ीद दूसरी दवा खा लो, ठीक है, टेस्ट भी करा लो, इंजेक्शन भी लगा लो, लेकिन फिर भी मसला जो है वो वहीं का वहीं है और कई साल हो जाते हैं। ये कई साल होने की वजह से आपके जो दिमाग में हार्मोन्स होते हैं वो फ़ाल नहीं होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं, ओवरी में अंडों की नशोनुमा नहीं होती, स्ट्रोमा, जर्म सेल्स काम नहीं करते, आपकी यूट्रस लाइनिंग जो है वो नहीं बनती, आपके हार्मोन्स दोबारा से एक्टिव नहीं होते। अगर इन्हें एक्टिव होना है तो आपका मंथली पीरियड साइकिल अपने टाइम पे आता है, ठीक है, अपने टाइम पे आता है। ये सारा एक चक्कर है जिसे हर बच्ची को समझना ज़रूरी है। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या वो बच्ची जो मुसलसल मेडिसिन के ऊपर है और मुसलसल उसे पीरियड्स मेडिसिन से आते हैं,
نہ ہی اسے اوولیشن ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے اسے بچہ ٹھہر رہا ہے، کیا اسے دوا کھانی چاہیے یا نہیں؟ آپ کمنٹس میں بتائیے مجھے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میں آپ کے لیے حاضر ہوں۔ میں یہ کام صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ ماشاءاللہ خود سے پڑھی لکھی سمجھدار بچیاں ہیں، اپنی چیزوں کو خود پہچانیں، اپنے آپ کو اسٹریس سے، پریشانی سے نکالیں، واک کریں، خوش رہیں، اچھا کھانا کھائیں، کم کھانا کھائیں، چٹنی روٹی کھا لیں، لیکن آپ کے گھر کا بنا ہوا ہونا چاہیے۔ آپ لوگوں نے اپنے گھر کے کچن کو تالا لگایا ہے اور باہر جا کے ریسٹورنٹ کو آپ لوگوں نے آباد کر لیا ہے، یہ سب سے بڑی غلطیاں ہیں۔ پھر ہم دوا بھی کھائیں گے اور پھر ہم ہاسپٹلوں میں ایڈمٹ بھی ہوں گے، پھر ہمارا لمبا علاج بھی ہوگا اور ہم ٹھیک ہونے کے بجائے مزید بیمار سے بیمار ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے اسٹریس بڑھتا ہے۔ یہی چیزیں جو آپ کو بیمار کرتی ہیں، سوچنے میں مجبور کر دیتی ہیں کہ آخر کار مجھے بچہ کیوں نہیں ٹھہر رہا۔ میری یہ ویڈیو اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، کمنٹ ضرور کیا کریں۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہے، میں اس کے جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ میں آپ کو سچائی بتا رہی ہوں، اگر آپ نے یہ سمجھ لیا تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات، جو بچیاں بیمار ہو چکی ہیں وہ اپنا اچھی جگہ سے الٹرا ساؤنڈ کرا کے، اچھی بڑی گائنیکولوجسٹ کے پاس جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کریں۔ جب آپ بیمار ہیں تو آپ کے ہسبینڈ کو بھی کوئی نہ کوئی ایشو ضرور ہوگا، وہ بھی اپنے تمام ٹیسٹ اچھی بڑی لیبارٹری سے کرا کے، کسی اچھے بڑے ڈاکٹرز کو دکھا کر وہ بھی اپنا ٹریٹمنٹ کریں۔ بچہ دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آپ کا، میرا کام نہیں ہے۔ ہر چیز اپنے وقت اور ٹائم پہ ہوتی ہے، اس کے لیے رونے دھونے سے کام نہیں بنے گا۔ صبر شکر کریں، سجدہ کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے رجوع کریں، ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو خوش رکھیں، تازہ پھل اور فروٹ کا استعمال اپنی ڈائٹ کا لازمی حصہ رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں اگر بات سمجھ میں آتی ہے تو۔